बीते 3 दिन से तेज प्रताप यादव अपने कथित गर्लफ्रेंड के साथ वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको श्री न्यूज में स्वागत है जी। बात करें, लगातार आप देख रहे हैं 3 दिन से तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ वायरल हो रहे हैं, अनुष्का यादव उनका नाम है। देखिए, आप जो कह रहे हैं तथ्य, उस तथ्य को सुधार किया जाए। वो एक उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने शादी किया है किसी लड़की के साथ, और शादी किए हुए लड़की के साथ दोनों में तथ्यात्मक रूप से बहुत अंतर है। तो उन्होंने बहुत हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने शादी किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो तस्वीरें सबके सामने हैं वो इस बात का बयां भी करती हैं। और किसी के निजी जीवन में यह हक भी है कि वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं। ये कोई कानूनी रूप से अवैध नहीं है और सामाजिक रूप से भी अवैध नहीं है। अगर उन्होंने शादी किया है तो सभी लोग को स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन शादी तो पहले से उनका 2018 में हो भी गया था, लेकिन उनका अभी तक वो केस चल रहा है, वो क्लियर भी नहीं हुआ है। उसके बाद बोल रहे थे कि हम 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और बहुत बार कोशिश कर रहे थे इसको सबके सामने लाना, लेकिन इस बार बहुत हिंदू धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं है प्रतिबंधित कि केवल कोई एक ही शादी हो सकती है। कई लोगों की 2 शादियाँ भी हुई हैं, कई लोगों ने 3-3 शादियाँ की हैं। यह राजनीतिक तौर पे जो राजनीति करने वाले लोग इस तरह के बात का जो हवा दे रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि बिहार में बहुत राजनेता के तौर पे भी कई लोग शादियां किया और वैधानिक तरीके से शादियां किया और साथ रहे भी। और कोई ऐसा ये विषय नहीं है कि ये कोई राजनीतिक मसला हो। जिस तरीके से विपक्ष के लोग शोर मचा रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शादी किया और अपने साथ नहीं रखा बिना तलाक का, तो यह भी तो उदाहरण है हमारे सामने। ऐसा तो नहीं है कि जो ऐश्वर्या राय का जो शादी का कोर्ट से जो फैसला नहीं होना, वो एक तो कानूनी पेचीदगी है। 2 असहमत लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में कोई कानून नहीं है। तलाक लेने का कोई प्रावधान नहीं है हिंदू धर्म में। तो स्वाभाविक देखते होंगे कि अगर हिंदू धर्म के भीतर अगर कोई तलाक चाहता हो, अगर दोनों में सहमति न हो पति पत्नी में, तो आप 20 साल भी केस लड़ सकते हैं और कोर्ट फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि कानून ही नहीं है। विलगाव का हम तो 7 जन्मों में बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं शादी की एक बात पत्नी को अपने साथ नहीं भी रखे, लेकिन कोई बिलगाव का कोई कानून नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज भी वो अधिकृत तौर पे वही पत्नी है उनकी। लेकिन बात करें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनको अपना पार्टी से भी और घर से भी बेदखल कर दिए। देखिए, पूर्णतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निजी मसला है। यह कोई पार्टी का मसला से ज़्यादा निजी मसला है। अब पिता और पुत्र के बीच के संबंधों की व्याख्या टीवी चैनलों पे नहीं की जा सकती। किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या निर्णय लिया है, वो एक पारिवारिक मसला है उनका। तो उनका निर्णय हम सभी लोगों के लिए इसलिए मान्य है कि वो हमारे गार्जियन भी हैं, केवल अध्यक्ष हैं, यही बात नहीं है। अगर उन्होंने अपने किसी भी पिता को हक है अपने पुत्र को दंडित करने का। क्या लगता है ये तमाम चीज़ को देखते हुए विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगी? ये भाजपा वालों के पास कुछ काम नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है नीतीश के साथ, तो इसी तरह से उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। 20 साल हो गए बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार में कोई ऐसा काम जो दिखे उसके आधार पे वोट मांगे। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ है, तो बिहार के लोगों का, आम लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो, इसके लिए इस तरह के सब मीडिया के जरिए इस प्रोपेगेट किया जा रहा है।
लेकिन बात करें उनका ही, मतलब तेज प्रताप यादव की दूसरी पत्नी है जिनके साथ केस चल रहा है, उनका पत्नी का बयान है जो जितना भी दिखाया जा रहा है, या पार्टी से बेदखल करना या उनको घर से बेदखल करना, ये सब फर्ज है। एक चुनाव को देखते हुए ऐसा मतलब फैला जा रहा है बहम। देखिए कि चुनाव पर तो कोई असर ही नहीं है। दो व्यक्तियों की शादी या असहमति बिहार के चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। 13 करोड़ आबादी में पति पत्नी के किसी विवाद में बिहार का फैसला, बिहार की जनता जो इशू है, कोर इशू, उस पर न फैसला करेगी। गरीबी का सवाल है, पलायन का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है, खेती गृहस्थी का सवाल है। इसमें दो व्यक्ति अगर इस तरह से देखा जाए बिहार में, तो सभी कोर्ट से अगर हम लोग अगर रिकॉर्ड मंगा लें तो हज़ारों से ज़्यादा लाखों लोगों का तलाक के लिए फाइल है कोर्टों में, निर्णय नहीं होना। तो दो व्यक्तियों के आपसी कलह से बिहार की राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है? अगर ऐसा कोई कह रहा है तो मानसिक रूप से दिवालिया है सब। क्या लगता है सर, विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है बिहार में, उसमें आरजेडी की क्या एजेंडा रहेगी इस बार? हाँ, ये बात सही है कि आप राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा क्या होगा, ये वास्तविक रूप से इसलिए जानना जरूरी है बिहार के लोगों को, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और हम सत्ता में आने के लिए हम अभियान में हैं। तो पूछा जाना चाहिए कि आपके पास किस एजेंडे पर जाएंगे। और हमारे पास बहुत साफ एजेंडे हैं कि जो हमारी जो व्यापक पैमाने पे जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम केवल सरकार में नई बहाली ही नहीं करेंगे, बल्कि हम अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार के जरिए अलग रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे, जो निजी क्षेत्रों में भी देश स्तर पे और विदेश में जो जाते हैं जो हमारे कामगार हैं, इतने प्रशिक्षित कामगार होंगे केरल जैसे, कि जिससे कि उनको एक सम्मानजनक उनको सैलरी मिल सके और वो काम कर सकें। ऐसी परिस्थिति बिहार में हम लोग निर्माण करेंगे। किसानों के जो आमदनी, जो 2 गुना की जो नारे हैं मोदी के, इसको ज़मीनी हकीकत पर हम लोग भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए, लैंड सर्वे के जरिए, किसानों के फसलों के उचित मूल्य के जरिए, ये तमाम चीज़ों को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। ये महत्वपूर्ण जो कोर एजेंडा हमारा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, शिक्षा के भीतर जो हमारी जो कमजोरी है बिहार में, आप देखेंगे कि केवल पलायन रोजगार को नहीं है, बल्कि शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी बिहार में भी भारी पैमाने पर पलायन है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी दूसरे राज्य में पलायन है हमारे लोगों का। रिटायर लोग जो हैं, लोग सरकार की नौकरी से, वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, लखनऊ और दिल्ली, बनारस, क्योंकि वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलती है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है। और आप देखेंगे कि इस पर हम लोग लगातार अभियान भी चला रहे हैं इस पर। लेकिन बात करें जो बिहार में आरजेडी की यदि सरकार आ रही है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा काम क्या होगा? हम तो शिक्षा पर भी काम हम लोग किए थे, अधूरी सरकार थी हमारी, हम जूनियर पार्टनर थे नीतीश के साथ। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ एकल शिक्षक, मतलब कि एक शिक्षक पर एक विद्यालय है, 2 शिक्षकों पे विद्यालय जो थे, वहाँ पे हम लोग 5 लाख नए शिक्षकों की बहाली के जरिए हम लोगों ने उस गैप को भरने का काम किया। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, साक्षरता से आगे बढ़कर क्वालिटी एजुकेशन हो, उसके तरफ भी हम लोग और नए बहाली करेंगे। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का, उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। 1.5 लाख नए पद जो सृजित किए थे तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य सेवा में, जिसकी बहाली अभी तक नहीं हुई, इसको बहाल करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं उनको हम मजबूत करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटलों में हम लोग मजबूत करेंगे कि वहाँ पे भी माइनर और मेजर ऑपरेशन हो सके, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे बिहार में शायद ही कहीं होता होगा मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर। तो इस तमाम चीज़ों को हम लोग बदलेंगे, जिसके लिए कि बाहर लोगों को जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो बिहार में ही इलाज हो सके। उनका पढ़ाई के लिए भी बिहार में ही पढ़ाई उनकी हो जाए, बाहर ना जाना पड़े। और रोज़गार के लिए भी हम रोज़गार के अवसर भी पैदा करेंगे कि पलायन न हो, और जो जाएंगे वो इतने स्किल्ड लोग होंगे, प्रशिक्षित होंगे कि उनको सम्मानजनक
उनको सैलरी मिले, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन लास्ट सवाल आपसे है, जब सीज फायर को लेकर बात करें लगातार, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो ट्वीट करते हैं, अपना वो क्रेडिट बताते हैं, उसको लेकर आपको क्या कहना है? इस पर एक विस्तार से मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि पहली बार देश में विदेश नीति, रक्षा नीति और आंतरिक नीति मोदी जी के रिजिम में ध्वस्त हो गया। हमारे फैसले, भारत के भाग्य के फैसले भारत के भीतर न होकर अमेरिकी के राष्ट्रपति के ऑफिस में हो रहे हैं, ये इससे बड़ा दुखद नहीं हो सकता। सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए पार्लियामेंट के सत्र बुलाने की आवश्यकता है और बताने की ज़रूरत है सरकार को किन परिस्थितियों में आप पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को आपने रोक दिया। तब जबकि हमारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि हमारे सैनिक भी शहीद हुए इस मामले में, और वो गुनाहगार लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लोग, जिनको चिन्हित करके अभी और कार्रवाई की आवश्यकता थी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, लेकिन आप तो आधे घंटे के पूरे अभियान में ही बात को ख़त्म कर दिए। इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री और इतना कमज़ोर विदेश नीति हमने जीवन में नहीं देखा। एक भी अभियान में जो हम आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चला रहे थे, जो भारत सरकार कह रही थी, बाकी तो मीडिया तो कह रही थी कि हम भारत की सेना इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर ली, कराची और लाहौर पे भी कब्जा कर ली, और सरकार कह रही थी कि मैं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये टीवी चैनल वाले कुछ क्या कर रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। अगर हम सरकार के ही सीमित अभियान को अगर हम माने तो बंद क्यों किया गया? किसने कहा बंद करने के लिए? क्या सेना ने मना किया लड़ने से? भाई सवाल ये है कि क्यों बंद हुआ? ओसामा बिन लादेन का अमेरिका तब तक पीछा किया जब तक कि उनको पकड़ नहीं लिया, मार नहीं दिया। और आप देखेंगे कि लाखों सैनिक भेजा था अमेरिका अफ़गानिस्तान में, और हजारों सैनिक शहीद हो गए थे, और अंतिम दम तक अमेरिका लड़ा। भारत को भी अपनी सुरक्षा नीति, विदेश नीति इसी नज़रिए से तैयार करना होगा, नहीं तो इसी तरह से हमारे देश के बेगुनाह नागरिक मारे जाते रहेंगे। और हम लोग सालाना उत्सव के रूप में, जैसे सिंदूर कौन अभियान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्सव मना रहे हैं, पहली बार कोई दुनिया में हारा हुआ व्यक्ति उत्सव मना रहा हो। हारा हुआ व्यक्ति, हारी हुई सरकार, सेना जिस दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ लड़ रही थी, हम लड़ने भी नहीं दिए उसको, वास्तविक परिणाम भी नहीं आने दिए। तो ये जो पूरी सरकार के स्तर पे जो विफलता है, उसी संदर्भ में आप देख सकते हैं पूरे मसले को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी, वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।